आइए बच्चों, आज आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, को-ओनर। प्रैक्टिकल कॉपी में आइए और एक क्वेश्चन लिखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ को-ओनर। कॉन्सेप्ट ऑफ को-ओनर। आवाज नहीं क्लास में किसी की। कॉन्सेप्ट ऑफ को-ओनर और सेक्शन नंबर 26 का सेक्शन है। मिस्टर ए देखो, देर इज वन हाउस, देर इज वन हाउस, देर इज वन हाउस which is owned by 3 owners. There is one house which is owned by क्या, 3 owners, मतलब एक मकान के 3 मालिक है। तो there is one house which is owned by क्या, 3 owners। ठीक है। This house has 6 units. This house has 6 units. इस घर में कितनी यूनिट्स है, 6। ईच यूनिट यूज बाय ओनर फॉर एसओबी पर्पज। ईच यूनिट यूज बाय ओनर फॉर एसओबी पर्पज and another unit give on monthly rent, and another unit give on monthly rent 50,000 per month. Another unit give on monthly rent 50,000 per month. तो क्या प्रोविजन है बच्चों? एक घर के 3 ओनर है, ए बी सी। एक यूनिट तो 6 यूनिट है टोटल। एक यूनिट तो क्या होती है, सबके एसओबी के काम में आती है, और अदर यूनिट क्या, लेट आउट। बताओ लेट आउट कितने पे दे रखी है? हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे बताया कि एक घर है जिसकी टोटल 6 यूनिट्स है, जिसके मालिक कौन कौन है, ए बी और सी। हर यूनिट एसओबी पर्पज के काम में आती है, हर ओनर के लिए एक यूनिट तो, और अनदर यूनिट इन सब ने क्या दे रखा है, लेट आउट कर रखा है। क्या कर रखा है बच्चों, लेट आउट। ठीक है। और लेट आउट कितने पे है, 50,000 रुपये पर मंथ। 50,000 रुपये क्या, पर मंथ, और 50,000 रुपये क्या, पर मंथ। और ये यूज आ रही है एसओबी पर्पज। द डिटेल ऑफ हाउस आर एज अंडर, लिखो फुल स्टॉप लिख के, द डिटेल ऑफ हाउस आर एज अंडर। The detail of house are as under. The detail of house are as under. ठीक है। लिखो फेयर रेंट 90,000 पर मंथ। म्युनिसिपल रेंट 70,000 पर मंथ, और स्टैंडर्ड रेंट 40,000 पर मंथ। स्टैंडर्ड 50,000 पर मंथ कर दो, कितना, 50,000 पर मंथ। म्युनिसिपल टैक्स 60,000 पर एनम, 60,000 क्या, पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस, वो लिख दो बच्चों 6 लाख पर एनम। 6 लाख पर एनम। बच्चों आपको पता है जब आधा घर एसओपी और आधा घर लेट आउट होता है, इस क्वेश्चन को हमने आराम से कर रखा है। 50% लेट आउट मान लेते हैं, 50% क्या मान लेते हैं, एसओपी। ठीक है।
ये जो डेटा होता है ना वो पूरे घर का होता है और एक्चुअल का होता है। तो ये जो डेटा है ना वो तो 6 में बटेगा। भाई एक घर में कितनी यूनिट्स है? 6। ये डेटा पूरे घर का होता है, तो ये तो डिवाइड होगा किस में? 6 में। क्या ये भी 6 में डिवाइड होगा या तो एक का ही है? एक का ही है। तो बच्चों बस अभी तक हमने क्वेश्चन वैसे ही किए हैं जैसे हम करते आ रहे हैं, बस फर्क इतना सा है कि इस घर के कितने ओनर है? 3। 2 तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन। या तो अपन क्या करो, अलग अलग मान के कर लो। क्या कर लो बच्चों? अलग अलग। या दूसरा कंबाइन कर लो, क्योंकि सारा डेटा कॉमन है। अगर इसका मकान 50, इसका 60, इसका 70 पे जाता अलग अलग रेट पे, तब तो अलग अलग करना ही पड़ता। जब सारा डेटा क्या है? कॉमन है, तो शायद हम कंबाइन कर लो। फिर बाद में जितनी भी इनकम आएगी उसको 3 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 4 ओनर तो 4 से डिवाइड कर दो। तो लेट आउट में तो हम क्या करेंगे, अगर डेटा कॉमन होता है तो एक बार ऐसे मानो कि जैसे एक ही ओनर है। क्या मानो बच्चों? और फिर जो भी इनकम आएगी उसको तीनों ओनर में क्या कर दो? डिवाइड। एसओपी में हम एक नहीं मान सकते, क्योंकि एसओपी के अंदर बताओ 6 लाख रुपए इंटरेस्ट है, तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख और 1 लाख। अगर आपने एक ही मान लिया तो एक आदमी को तो केवल 2 लाख से ज्यादा अलाउड नहीं होता, जबकि ये जो लिमिट होती है वो घर वाइज होती है, एसएससी वाइज होती है। एसएससी, इसलिए एसओपी का तो अलग अलग निकालेंगे और लेट आउट का कंबाइंड निकालेंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 3। तो आपको एग्जाम में लेट आउट पोर्शन का कंबाइंड मान के करना है अगर सारा डेटा सेम हो। बट मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ कि कंबाइंड करेंगे तो कैसे होगा और अलग अलग मान के करेंगे तो कैसे होगा। आंसर दोनों का क्या आएगा? सेम आएगा। करें अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन के बाद इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डालेंगे अपन अगले क्वेश्चन में। वहां पे एग्जाम में इतना घुमाता है बस आपको, वहां पे बच्चों के थोड़े से गड़बड़ होती है। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखो बच्चों, इनकम फ्रॉम ईच ओनर फ्रॉम एसओबी पोर्शन। इनकम ऑफ ईच ओनर फ्रॉम एसओबी पोर्शन। इनकम ऑफ ईच ओनर फ्रॉम एसओपी पोर्शन। एसओपी पोर्शन से आपकी इनकम निकालनी है। ठीक है बच्चों, इनकम ऑफ ईच ओनर फ्रॉम क्या? एसओपी पोर्शन। ज्यादा बड़ी लाइनें मत खींचना, ठीक है। यहां पे अपन ले लेते हैं क्या? पर्टिकुलर मिस्टर कौन? ए, मिस्टर कौन? बी और मिस्टर कौन? सी। यहां पे हम सबसे पहले क्या लेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23(2). बताओ बच्चों, ईच ओनर 12 महीने खुद रहता है। आपको याद होगा अगर किसी घर में 12 महीने हम खुद रहते हैं, पूरे घर में या आधे पार्ट में, उस घर की जीएवी क्या होती है? नील होती है। तो बच्चों यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0। दूसरी बात आपको पता है कि जो एसओपी घर होता है ना उसमें म्युनिसिपल टैक्स अलाउड नहीं होता। अगर म्युनिसिपल टैक्स नहीं होगा, जीएवी 0, म्युनिसिपल 0, एनईवी 0 आएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो आपको सारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। केवल एसओपी में एक खर्चा अलाउड होता है, वो इंटरेस्ट होता है, वो भी मैक्सिमम 2 लाख या 30,000। साइलेंट मोड में हम ये मानते हैं कि कंडीशन क्या हो गई है? सेटिस्फाइड। तो यहां लिखेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर क्या? हाउस। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस। तो बताइए पूरे घर का कितना था? 6 लाख, है ना। अगर मैं एक एक को बांटू तो 1-1 लाख सब में बटेगा। तो बताओ इसको कितना मिलेगा? 1 1 1। अच्छा बताओ पूरे घर का 18 लाख होता तो कितना कितना बढ़ता बच्चों? 18 होता तो 3-3 बढ़ता ना, 3 3 3 3 3। एसओपी में मैक्सिमम 2 होता, फिर हम 2 रोक देते। खैर इस क्वेश्चन में तो पूरे घर का 6 है, तो 1-1 लाख सबका हो गया। तो बच्चों यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? 1 लाख का इसको लॉस हो गया, बोलिए 1 लाख का इसको हो गया और 1 लाख का इसको हो गया। तो बताओ इसको क्या बोलेंगे? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वन लाख का लॉस, 1 लाख का लॉस, 1 लाख का लॉस। ओके, तो एसओपी पोर्शन की इनकम सब लोगों ने निकाल ली बच्चों।
अब किसकी निकालनी है? लेट आउट पोर्शन। देखो बच्चों, इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन, इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन, इनकम ऑफ क्या? लेट आउट पोर्शन। एक सेकेंड अब रुक जाना आप। इसको हम दो तरीके से करेंगे, है ना। आपको एग्जाम में जो मैनर 1 है वैसे ही करना है, बट मैं आपको दो तरीके से समझा रहा हूं, मैनर 1 और क्या? मैनर 2। प्लीज बात नहीं बच्चों क्लास में। मैनर 1 और क्या? मैनर 2। एक तरीका तो क्या है, ये मैंने आपको मैनर 1 से करके दिखा रहा हूं और आपको एग्जाम में यही करना है। और ये क्या है? मैनर 2, मैनर 2। ओके, यहां पे हमने लिखा, प्लीज आवाज नहीं क्लास में कोई, पर्टिकुलर, डिटेल और एक क्या हो गया? अमाउंट। पर्टिकुलर और क्या? डिटेल। सॉरी, यहां ऐसे नहीं करेंगे, यहां तीनों का शुरू से क्या करेंगे? अलग अलग। मिस्टर कौन? ए, बी और सी। ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखूं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्योंकि ये लेट आउट है तो सेक्शन कौन सा लगेगा? 23(1). यहां पे लिखूंगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सेक्शन कौन सा? 23(1). ठीक है। तो आप भी एक बार फॉर्मेट बना लो। इसके लिए आपको ये बना के 8 लाइनें छोड़, 9 लाइनें, फिर उसके नीचे ये वाला फॉर्मेट डालो। ठीक है। नौ 10 लाइनें यूज करेंगे अपन इसमें, 9-10 लाइनें यहां यूज करेंगे, उसके बाद फिर ये वाली लाइन आ जाएगी। आंसर कुछ भी कर लो, दोनों से सेम आएगा अगर डेटा सेम है। पर्टिकुलर, डिटेल, अमाउंट, पर्टिकुलर मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। देखिए, अब यहां हम लेस करते हैं क्या? क्या? म्युनिसिपल टैक्स, क्या? पेबल या पेड? पेड बाय टेनेंट या ओनर? ओनर। साइनर नोट में क्या मानेंगे? ओनर ने पे किया है। यहां भी ये लिखेंगे क्या? प्लीज क्लास में कोई आवाज ना करे। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय क्या? ओनर। कहते हैं कि फॉर्मेट बना लेते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है, तो पहले आप फॉर्मेट बना लो बच्चों। आई क्या? नेट एनुअल वैल्यू, और यहां पे भी हम क्या बोलेंगे? एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। बताओ, नेट एनुअल वैल्यू में से हमको क्या मिलता है? डिडक्शन मिलता है। कौन से सेक्शन का? अंडर सेक्शन कौन सा? 24। बहुत सारे मिलते हैं, दो ही मिलते हैं, दो। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30% ऑफ क्या? एनएवी मिलता है, और एक हमको मिलता है क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस। बताओ, लेट आउट में भी कोई कंडीशन होती है क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, और इस तरह से क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी। ठीक है। फॉर्मेट रेडी हो गया? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, और एक क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। ये मेरा फॉर्मेट बन गया।
ये जो डेटा है वो कंबाइंड कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग। अगर बच्चों इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया, अगर ये अलग अलग था सबका रेंट, तब तो फिर आपको मैंने 2 से करना पड़ेगा। लेकिन अगर डेटा क्या है, सेम है, तो फिर आपको कंबाइन करना चाहिए। अब मुझे बताइए, जो ये 90,000, 70,000, 50,000 दे रखा है, ये इंडिविजुअल यूनिट का या वो पूरे घर का है? आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जब पार्ट ऑफ द हाउस के क्वेश्चंस आते हैं तो ये डेटा तो पूरे घर का होता है और ये क्या होता है, इंडिविजुअल लेट आउट पोर्शन का। अब एक बार अपन एक काम करते हैं, म्यूनसिपल टैक्स 60,000 रुपये पूरे घर का है, 10, 10, 10 अलोकेट यहाँ होगा और 10, 10 अलोकेट यहाँ होगा। यहाँ पे तो अलाउड होता नहीं है। अब बताओ इसको कितना अलोकेट होगा, 10, 10, 10। बोलो बच्चों। तो अब इसमें हम अगर बात करें, बताइए कितना अलोकेट होगा इसको, 10,000 इसको होगा। अगर मैंने 2 की बात करूं, बोलो 10,000 इसको होगा और इधर 30,000। कंबाइंड की बात करूंगा तो कितना होगा बच्चों, 30,000। आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको। चलूं मैं आगे, बताओ पूरे घर का इंटरेस्ट कितना था, 6 लाख। तो हर यूनिट का 1-1 लाख होगा। तो एसओपी का तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब किसका बचा, लेट आउट। तो कंबाइंड की बात करूंगा तो 3 लाख आएगा, बोलो बोलो। और अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूंगा 1 लाख आएगा। अब बस हमको केवल क्या चाहिए, जीएवी। क्या चाहिए बच्चों, जीएवी। हमारा क्वेश्चन रेडी हो जाएगा बच्चों। करूं मैं, लेके आऊं जीएवी। अब हम अगर जीएवी की बात करते हैं, 1 सेकेंड, हमारा जीएवी का फॉर्मूला कहता है, तो लिखो बच्चों, वर्किंग नोट नंबर बनाओ, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाइए। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट पोर्शन, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट पोर्शन, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ क्या, लेट आउट पोर्शन। करूं मैं, अब मैं जब लेट आउट पोर्शन की निकालूंगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, ए। बताओ क्या निकालेंगे, तो पहले एक बार अपन कंबाइंड वाला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, कंबाइंड। तो लिखो कंप्यूटेशन ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ए लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, कंप्यूटेशन ऑफ क्या, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप 1, बता स्टेप 1 क्या होता है, टेक हायर ऑफ फॉलोइंग। टेक क्या, हायर ऑफ फॉलोइंग। अब 1 सेकेंड ध्यान से देखना बोर्ड पे, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, एक क्या आता है, फेयर रेंट और एक म्युनिसिपल रेंट। शॉर्ट में कभी यूज मत करा करो, फुल फॉर्म लिखा करो वरना आपकी कॉपी सही नहीं दिखती है। अब मुझे बताइए बच्चों, अपन को फेयर रेंट चाहिए। अभी अपन इंडिविजुअल कर रहे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं, कंबाइंड। बताओ 90,000 रुपये पूरे घर का है, बोलो 70, 90 और 70 में हायर क्या है, 90,000 है, ये पूरे घर का है। और 70 और 50 में लोअर क्या है, 50। इसका मतलब मुझे 50 अलाउड होगा। 50 मतलब 12 महीने का कितना, 6 लाख। 3 लाख तो किसका हो गया, एसओपी का, और 3 लाख किसका हो गया, लेट आउट। ऐसे तो होगा बच्चे यहाँ पे। तो अपन एक काम करते हैं, फेयर रेंट कितना है, 90,000। बोलो 90,000 इंटू 12 कितना आया, एक सेकेंड। और 90,000 तो पूरे घर का है ना, एसओपी का कितना है, 50%, लेट आउट का 50 हुआ ना। 90,000 इंटू 12 इंटू 50% करना, 5,40,000। म्युनिसिपल रेंट कितना है, 70,000 इंटू 12 इंटू 50% कितना, 4 लाख। ठीक है बच्चों, बताओ इनमें हायर क्या है, 5,40,000। 5,40 होगा। स्टेप 2,
lower of following will be RER. Lower of following will be reasonable expected rent. Lower of following will be reasonable expected rent. ये आ गए यहां पे, लोअर ऑफ फॉलोइंग विल बी क्या, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. बताओ क्या क्या आएगा. स्टेप 1 की वैल्यू बोलो, वो कितनी आई, 5,40,000. और एक क्या आएगा, स्टैंडर्ड रेंट. अच्छा स्टैंडर्ड रेंट कितना है सर, 50,000 रुपये है. 50,000 रुपये इंटू 12, 6 लाख. क्या 50,000 रुपये एक यूनिट का है या पूरे घर का है. अभी अपन तीनों का कंबाइंड डेटा निकाल रहे हैं, तीनों का लेट आउट का. तो 50% कितना होगा बच्चों, 3 लाख होगा बच्चों. बताओ RER कितनी आएगी, RER आ गई 3 लाख. बोलिए बच्चों. छोड़ो इस कैलकुलेशन को, साफ साफ देखो ना यार, देखो साफ साफ देखो. 90 और 70, 70, 70 और 50, 50, 50 मतलब 6 लाख. 6 लाख पूरे घर का है ना, 3 लाख इसका और 3 लाख इसका. बात समझ आ गई यहाँ पे. तो मेरा बताओ RER निकल में आ गई. अब लिखो बी लिखो. हायर ऑफ फॉलोइंग विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू. हायर ऑफ फॉलोइंग विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू. हायर ऑफ फॉलोइंग विल बी क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. बताओ क्या क्या. एक तो लेंगे क्या, RER. RER कितना है बच्चों, ये जो 3 लाख रुपए है ये एक घर का है, 3 यूनिट का है, 3. और तो इधर हम करेंगे ARR माइनस UR. बोलो ARR कितना है, 50,000 इंटू 12. बताओ ये जो 50,000 रुपए है वो 3 घर का है, एक घर का है. एक हम जब ये डेटा 3 घर का ले रहे तो ये भी तो 3 का ही आएगा. इंटू कितना होगा 3, तो शायद 18 लाख रुपए आएगा बच्चों. बोलो. और इन दोनों में से जो हायर है इजिकल टू क्या, GAV. तो बताओ हमारी GAV कितनी आएगी, 18 लाख. एक सेकेंड. ये जो मैंने किया वो इंडिविजुअल किया, पूरे घर का किया, पूरे घर का. बोलो 18 हो गया, हटा दो उसको. अब अगर मैं कंबाइंड कर रहा हूं तो यहां कितना आएगा, 18 आएगा ना बच्चों. बोलो. और अगर मैं इंडिविजुअल कर रहा हूं तो 18 तो 3 घर का था ना, तो एक का कितना आएगा, 6 लाख. बोलो बच्चों 6 लाख कर दो यहां पे. बोलिए. अब बस अब कोई दिक्कत ही नहीं है. 18 में से 30,000 गए तो 17,70,000. बोलो यहां कितना आएगा, इन सबका टोटल यही तो आएगा 1770. बोलो आवाज में दम नहीं है. आइए बोलो ये 1770 कंबाइंड करें, अगर इंडिविजुअल करूंगा तो 590 आएगा. 30% स्टैंड डिडक्शन कितना होता है 1770 का, 5,31,000. बोलो. और 590 का 1,77,000. बोलो बच्चों इधर टोटल कितना आया, 9 लाख. यहां 3,13,000. बोलो बच्चों यहां तो हमने शुरू से सबको अलग अलग कर दिया. यहां कंबाइंड फैमिली थी, कितने ओनर थे, 3. बताओ इनकम ऑफ ईच ओनर. लेट आउट से डिवाइड बाय क्या कर दो, 3. तो बताओ यही तो आएगा 3,1. बोलो बात समझ में आई नहीं है. बताओ क्या डिफरेंस है यहाँ और यहाँ. यहाँ हम शुरू से ही अलग अलग करके चल रहे हैं और वहां क्या कर रहे हैं, बाद में अलग. समझ बात तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे.
कर लीजिए बच्चे। आपको एग्जाम में कौन सा करना है? ये वाला। अलग अलग मत करना, इतना फालतू थोड़ी है अपन। यह बोलो अगर अलग अलग तब करना जब डेटा क्या हो अलग अलग, जब कंबाइंड है तो क्या दिक्कत है? बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन तुम क्या करोगे? एक्चुअल, जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक क्या कर सकते हो? ये जो तुमने अभी एक्चुअल दिया था ना, उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था, 6 लाख इंटू 3, आप वो घंटा भूल गए। तो आपको ये कंट्रोल होना चाहिए कि भाई डेटा अपन कंबाइंड करें तो तीनों घर का लेना पड़ेगा। लिख लिया बच्चों आप लोगों ने यहाँ तक? चलिए बच्चों, अब हमने लेट आउट पोर्शन की इनकम भी निकाल ली और क्या निकाल ली? एसओबी की भी। अब लिखो स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ ईच ओनर। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ क्या? टोटल इनकम ऑफ क्या? ईच ओनर। स्टेटमेंट शोइंग टोटल इनकम ऑफ क्या? ईच ओनर। ठीक है, पर्टिकुलर मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। पर्टिकुलर मिस्टर ए, मिस्टर बी और क्या? मिस्टर सी। ठीक है, पहला क्या लिखेंगे? इनकम फ्रॉम क्या? लेट आउट पोर्शन ए, बी और सी। 3,13,000, 3,13,000 और 3 लाख क्या? 13,000। ये आ गया इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन। लेस क्या करेंगे? लॉस फ्रॉम क्या? एसओपी। कितने का लॉस था? 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, ऐसे करके 2,13,000 इनकम। अब मान लो अगर क्वेश्चन में इनकी कोई अदर इनकम भी दे रखी हो तो अदर इनकम भी जोड़ देना, नहीं तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम इतनी आ गई। टू 213 सबकी इनकम आ गई। क्या पूरी क्लास को यहां तक की बात समझ में आ गई? चलो मैं आगे। तो बताइए, अगर हम इसकी थ्योरी लिखवाना चाहें तो क्या बोलेंगे? अगर किसी हाउस के एक से ज़्यादा क्या है? ओनर है, तो एसओबी की इनकम तो हम अलग अलग निकालेंगे ताकि ईच ओनर को 2-2 लाख का क्या मिल जाए? बेनिफिट मैक्सिमम। और लेट आउट पोर्शन की इनकम अगर सारा डेटा क्या है? सेम है, तो कंबाइंड निकालेंगे। ठीक है, और बाद में जितने भी ओनर्स है उसमें क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। यही तो कॉन्सेप्ट है बच्चे। आगे तो कैलकुलेशन तो वैसे ही कर रहे हैं जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस कंबाइंड क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे। अब एक इसका मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट बना रहा हूँ जहाँ एग्जामिनर आपको इतना सा घुमा सकता है। देखो, व्हाट विल बी योर आंसर ऑफ अबव क्वेश्चन? व्हाट विल द जीएवी ऑफ अबव क्वेश्चन what will the GAV of above question if one of the unit vacant for 3 months? One of the unit vacant for 3 months. क्या एक यूनिट क्या 3 महीने के लिए क्या है? वैकेंट है। समझ गए बच्चों क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अब बच्चों, अगर हमको ये क्या कर देता, ये बता देता, क्या बता देता कि भाई मिस्टर ए की यूनिट वैकेंट है, तब तो हम कर लेते। हमने किए है ना लेट आउट ऑफ वैकेंट के क्वेश्चन, लेकिन यहाँ ये तो बताया नहीं क्या कौन सी वैकेंट है। तो बताइए, जब बताएं तो फिर अब क्या करना चाहिए? एक तो तरीका होता सर किसी की मान लो, ऐसे थोड़ी मान लेते। जब बताया नहीं तो हमको एक बार तो क्वेश्चन को कंबाइंड ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मैडम? ऐसे केस में क्वेश्चन क्या होगा? कंबाइंड होगा। अब कंबाइंड कैसे होगा करके दिखाऊं? देखो, अब अपन को केवल जीएवी निकालना है ना, तो देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि वन ऑफ द यूनिट वैकेंट फॉर 3 मंथ, तो उस क्वेश्चन में ये यही आएगा, ये यही आएगा। फर्क कहां पड़ेगा? जीएवी। एक बार हम जीएवी की तरफ जाते हैं। बताओ, जब भी मैंने आपको बताया जब एग्जाम में वैकेंसी का क्वेश्चन आता है, लेट आउट प्लस वैकेंसी, तो मैंने क्या बोला? आंख बंद करके आरईआर लिख लो, बोलो, फिर एआरआर माइनस, और फिर गहरी लंबी सांस लो।
एक गहरी लंबी सांस क्यों ली गई थी, इसलिए बताया था। तो सर एक बार कूल हो जाओ आप, क्योंकि हमेशा जब भी चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आए, चाहे लेट आउट अनलाइज का हो, लेट आउट एसओपी का हो, लेट आउट वैकेंसी का हो, एक बार आरईआर लिख लो 12 महीने की और एक्चुअल लिख लो। फिर अगर लेट आउट और अनलाइज का कॉम्बो है तो विच एवर इज हायर, अगर लेट आउट और एसओपी का कॉम्बो है तो विच एवर इज हायर। लेकिन अगर लेट आउट और वैकेंसी का कॉम्बो है तो फिर हमारी बात कुछ बदल जाएगी। अगर दोषी कौन है, वैकेंसी, जब तो आंसर एआरआर होगा। अगर दोषी कोई और भी है तो आंसर आरईआर होगा। बोलो ये पढ़ा था अपन ने यार। तो हमको कूल होके, अब इंडिविजुअल तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमको पता नहीं कि किसकी वैकेंसी है। तो एक बार एक काम करते हैं, कंबाइंड आरईआर निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? आरईआर। बोलो कितनी आएगी आरईआर? पूरे करके कितनी थी? पूरे करके 3 लाख थी क्या आरईआर? भाई फेयर एंड कितना था? फेयर एंड 90 और म्युनिसिपल 90 और 70 90, 90 और 50 50, 6 लाख पूरे कर का था। तो आधा कितना हुआ? 3। तो बच्चों आरईआर तो 3 लाख आ गई। बोलो आरईआर कितनी आ गई? 3 लाख। और एआरआर, एआरआर माइनस क्या? यूआर, कितना हुआ बच्चों? एआरआर माइनस यूआर देखो, अब सुनो, 50,000 रुपये एक का था। बोलो इंटू 12 इंटू 2, 3 क्यों? 2, एक तो वैकेंट थी ना। ये आया 12 लाख। एक्चुअल निकालना है ना, 50,000 इंटू 8 इंटू 8। अरे 1 यूनिट 4 महीने वैकेंट थी ना, तो 9 कितना हुआ? 4,50,000। बताओ टोटल कितना आया? 16,50,000। 16,50,000। राइट। प्रॉपर्टी लेट आउट है, वैकेंट है। क्या एआरआर मैंने यूआर आरईआर से कम है? बताओ ज्यादा है या दो? तो सी अप्लाई नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? 16,50,000। तो समझ आ गई बात यहाँ पे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, एक बार निकालो बच्चों, सॉल्व करो। आरईआर विल बी, आरईआर विल बी कितनी होगी? 3 लाख। आरईआर कितनी होगी? 3 लाख। ए लिख लो, आरईआर 3 लाख होगी। और एआरआर, ए लिखो आरईआर निकालो, और बी लिखो एआरआर माइनस यूआर, वो कितनी आएगी? 16,50। तो अलग अलग करते हैं ना, तीनों को रेंट अलग हो तो क्वेश्चन भी अलग अलग ही देगा, बताना पड़ेगा वैकेंसी किसकी है। ये आ गया 16,50,000। जीए भी क्या होगी बताओ? जीए विल बी हायर ऑफ अब 16,50,000। एक तो जीए विल बी हायर ऑफ अब 16,50,000। जीएवी विल बी हायर ऑफ अब 16,50,000। अब प्रॉब्लम अब आएगी, यहां तक की बात सबको क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि वो ज्यादा है, उसके बाद भी जीएवी निकालने में कोई दिक्कत है? अच्छा इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, म्युनिसिपल टैक्स वगैरह तो सेम रहने वाला है। माता बची किसमें है? जीए। एग्जामिनर क्या करता है? ना तो तुमको म्युनिसिपल रेंट देता, ना तुमको फेयर रेंट देता, ना क्या देता? स्टैंडर्ड रेंट। बस केवल ये बोल देता है क्या कि एक्चुअल रेंट तुम्हारा ये था और 1 यूनिट क्या रही? वैकेंट रही। लिखो तीसरा क्वेश्चन। व्हाट विल बी योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1? व्हाट विल बी योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1? What will be your answer of question number 1 if RER is 50,000 per month per unit? RER is क्या? 50,000 per month per unit। मतलब सब भूल जाओ, म्युनिसिपल रेंट, फेयर रेंट, पर मंथ पर यूनिट, पर मंथ पर यूनिट। या मान लो क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं तो अपना भी 50,000 रुपये पर मंथ हो जाएगा ना बच्चों। आ रही है? नहीं समझे बात को? अगर क्वेश्चन में फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट, स्टैंडर्ड नहीं दे तो एक्चुअल रेंट जो होता है वही क्या बन जाता है? फेयर रेंट।
अब बताओ ऐसे केस में तुम्हारी है ना, व्हाट विल योर आंसर इफ आर कितना है, एंड वन ऑफ यूनिट इज वैकेंट फॉर 3 मंथ, एंड वन ऑफ यूनिट क्या वैकेंट फॉर क्या 3 मंथ। हाँ यही क्वेश्चन है, अच्छा फर्क कुछ नहीं है। अब बताओ क्या करोगे, आप बताओ आर कितनी आएगी, आर आएगी 50,000 रुपए, बोलो इंटू इंटू कितनी, बोलो, और ये यही आएगा। अब आएगी प्रॉब्लम, क्या प्रॉपर्टी लेट आउट है, क्या वैकेंट है, क्या ARR महीने UR RER से कम है, कारण। अब कारण की बात करते हैं तो हमने क्या बताया कि RER को मनी मन वैकेंसी से कम करो, क्या बोला मैंने। अब यहां बच्चा गड़बड़ कर देता है। अब बच्चा क्या करता है, मैं बच्चा क्या करेगा सुन लो आप, RER को मनी मन वैकेंसी पता कैसे कम करेगा, 18 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9 ऐसे करेगा बच्चा, 18 लाख डिवाइडेड 12 इंटू 9 ऐसे करेगा वो। बताओ ये सही है गलत है, बताओ बच्चों ये गलत है। वो तब करते जब एक घर हो रहा होता। बच्चों यहाँ पे जो 18 लाख रुपए किराया है ना, वो एक नहीं 3 यूनिट का है। अरे 18 लाख रुपए जो किराया है वो 1 यूनिट का है, 3 यूनिट का है, 3 का है, बोलो। ये डेटा भी कितने का है, 1 यूनिट में कितने महीने होते हैं, महीने में साल में 12, तो 3 यूनिट के कितने महीने हो गए 36। तो ये जो 18 लाख है ना वो 36 मंथ का किराया हो गया एक तरह से, मानो नहीं आई बात समझ में भाई। ये 18 लाख रुपए 1 यूनिट का किराया, 3 यूनिट का, 1 यूनिट कितने महीने का किराया, वही 12, तो 3 यूनिट। तो हम ऐसे बोलेंगे 18 लाख किराया कितने का, 36 का, और यहाँ पे 33 मंथ आएगा, कितना आएगा बच्चा 33 मंथ। अब हमने मनी मंजम कम किया तो किसके बराबर हो गई, ARR। जब बराबर हो जाए या कम हो जाए तो कारण क्या है, वैकेंसी। तो C क्या होगा, अप्लाई, और GAV क्या होगी, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ आएगी बात। यहाँ पे यहाँ हम 12/9 नहीं कर सकते, 12 डिवाइड बाय 9 इंटू मल्टीप्लाई 9 नहीं कर सकते। वो कब करते, क्योंकि ये जो किराया है वो 1 यूनिट का थोड़ी, वो तो 3 का कंबाइंड है। इसलिए RER हम ये मानेंगे कि 36 का है ना। तो RER को कितने में, 1 यूनिट खाली रही, तो कितने महीने पे लाओ 33 मंथ पे, तो वो 1650 आ गई या उससे कम हो गई। इसका मतलब कारण वैकेंसी है। तो देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखो, RER कितनी करोगे, 18 लाख। एक बार लिखो RER निकालो, 50,000 इंटू 12 इंटू 3, वो आएगा 18 लाख। अब अगली लाइन एक लाइन छोड़ के लिखो ARR माइनस UR, वो ऐसे करो, ARR माइनस UR ऐसे करो। लिख दिया। अब एक नोट लिखो, GAV विल बी ARR माइनस UR, GAV विल बी ARR माइनस UR, GAV विल बी क्या, ARR माइनस क्या UR, बिकॉज ARR माइनस UR लेस देन RER, ARR minus UR less than RER due to vacancy only. ड्यू टू क्या, वैकेंसी ओनली। कम क्यों है, ड्यू टू वैकेंसी ओनली। अब बताओ तुम्हारा आंसर कितना आएगा इसमें, 16,50,000। और ये जो 16,50,000 है, इधर देखो अब, ये हमारा कंबाइंड आंसर वाला था ना। अब यहां बताओ इंडिविजुअल तो हम कर नहीं सकते थे, बताओ क्यों नहीं कर सकते थे, बताओ कौन बताएगा क्यों नहीं कर सकते थे। सर इंडिविजुअल तब करते जब हमको पता होता क्या, कौन सा यूनिट क्या है बच्चों, खाली वो तो हमको पता ही नहीं है ना, बोलो।
अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमने कंबाइंड ही किया, कंबाइंड करके यहाँ पे कितना आएगा 16,50,000, इसमें 30 माइनस करो 16,20,000, इसका 30%, 4 लाख क्या 86,000 बोलो, ये 3 लाख ही आएगा बोलो, और ये कितना आंसर आएगा 8 लाख। बताओ ये इंडिविजुअल डेटा है कंबाइंड डेटा आया, 8,34,000 डिवाइड बाय क्या 3, क्योंकि एक घर का निकालेंगे 3 का निकालेंगे 3। बताओ इंडिविजुअल ओनर की इनकम कितनी आई 2,78,000। आई होप बात समझ में आ गई। तो ये कोनर्स जो होता है ना वो बच्चों को परेशान करता है, तो आप इसको समझ गए क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो बताइए बच्चों एक सेकंड, अगर आपसे थ्योरेटिकल पूछे कि बताओ क्या होता है कॉर्नर, कॉर्नर्स का मतलब ये होता है कि एक ओनर, एक घर के कई ओनर होते हैं। उस केस के अंदर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एसओपी की इनकम तो क्या निकालेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे। लेट आउट में अगर डेटा कॉमन है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में डेटा क्या था कॉमन था, हम कंबाइंड निकालेंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे 3। ओके, कभी कभी एग्जामिनर तुमको घुमाने के लिए क्या बोलेगा, एक यूनिट वैकेंट थी, क्या थी बच्चों, अगर वो बता दे कि ये वाली यूनिट वैकेंट थी, जब तो हम अलग अलग करते हैं, लेकिन जब उसने बताया नहीं तो एक बार हम क्वेश्चन को क्या करेंगे कंबाइंड, आर लिख लेंगे 36 महीने की, एक यूनिट 12 तो 3 का 36, और AR माने UR लिख लेंगे। फिर RER को मनी मन क्या करेंगे, कम करेंगे। अगर RER अब भी अप है तो आंसर RER होगा, अगर RER इक्वल या डाउन है तो आंसर क्या होगा AR माइनस UR, और कंबाइन करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 3। बताओ यहाँ अलग अलग कर सकते थे, अलग अलग नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे। आप किसको दो, ऐसा थोड़ी एग्जाम है कि हम एक ही यूनिट वैकेंट मान रहे, क्यों एक ही क्यों। अब इसमें सबको बेनिफिट मिला नहीं मिला बोलो बच्चों, इसमें सबकी इनकम कम हुई या नहीं हुई बोलो, तो बताओ ये हमको काम करना है। तो इस तरह से मैंने आपको कौन सा कॉन्सेप्ट समझाया, कॉर्नर्स का। ओके, थैंक यू बच्चों। अब मैं इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे अभी